हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के डीआरडीओ क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 3 के साथ और सेट 3 के जो जीएस के क्वेश्चंस हैं, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस किया जाएगा। और वो जीएस के क्वेश्चंस के ऊपर टाइटल दिया हुआ है सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी या जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। और उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का है सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 36 पर, और वो क्वेश्चन है ओलिव की शाखा ब्रांच टहनी किसका प्रतीक है। ओलिव की शाखा निम्न में से किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ को वो डिनोट करता है। प्रगति का, न्याय का, संकट का, शांति का। तो ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है। ओलिव का शाखा शांति का प्रतीक है, और इसलिए ये 36 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर डी। ओलिव का शाखा किस चीज का प्रतीक है, तो शांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी। महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी, भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल। तो इसमें पुनीत अरोड़ा भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल। तो 37 का आंसर बी। और इस पर थोड़ा सा बात हम लोग कर लें। ये लेफ्टिनेंट जनरल ये पद होता है आर्मी में, थल सेना में। यहाँ पर एक सजेशन कि आर्मी का जो कमीशन रैंक है, जो कमीशन रैंक्स हैं, उनको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो अभी थल सेना में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहता है कि भारतीय थल सेना में सबसे पहला, यानी आरंभ का नीचे वाला सबसे पहला कमीशन रैंक कौन सा होता है। तो भारतीय थल सेना में सबसे पहला कमीशन रैंक होता है लेफ्टिनेंट। उसके बाद का रैंक क्या होता है, कैप्टन। उसके बाद का रैंक होता है मेजर। उसके बाद का रैंक होता है लेफ्टिनेंट कर्नल। उसके बाद का रैंक होता है कर्नल। उसके बाद का रैंक होता है ब्रिगेडियर। और उसके बाद का रैंक होता है मेजर जनरल। और उसके बाद का रैंक होता है लेफ्टिनेंट जनरल। और सबसे सर्वोच्च जो होता है वो आर्मी जनरल। तो लेफ्टिनेंट जनरल सेकेंड हाईएस्ट रैंक इन इंडियन आर्मी। लेफ्टिनेंट जनरल जो डेजिग्नेशन है, जो रैंक है, वो सेकेंड हाईएस्ट, यानी जनरल से नीचे लेफ्टिनेंट जनरल। और इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। और उससे नीचे का रैंक होता है मेजर जनरल। और सबसे नीचे का जो कमीशन रैंक है वो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट नीचे, मेजर ऊपर, लेकिन ऊपर में जा करके लेफ्टिनेंट जनरल सेकंड लास्ट है, सेकंड हाईएस्ट है, और मेजर जनरल उससे नीचे होता है। तो ये हमने इस तरह से कभी कभी सेट में हम देखे हुए हैं कि ये कमीशन ऑफिसर्स के रैंक से भी क्वेश्चन कभी पूछ देता है। कम से कम इतना तो पूछ सकता है कि पहला कमीशन रैंक इंडियन आर्मी में क्या है और सेकंड हाईएस्ट क्या है, या इसके बाद क्या होता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, अभी हमने एक बार बता दिया। तो ये कमीशन रैंक्स, पहले सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन रैंक था, लेकिन दूसरे सेना के डिफेंस के दूसरे अंग के साथ सिमिलरिटी बैठाने के लिए रैंक की समानता के हिसाब से ये इंडियन आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट का जो कमीशन रैंक था उसको समाप्त किया गया। अब पहला कमीशन रैंक है लेफ्टिनेंट। उसी तरह से एयरफोर्स का, नेवी का भी कमीशन रैंक देखिए। यहाँ से भी क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ में ये भी क्वेश्चन का एक क्षेत्र बनता है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर है, तो इससे एक और इससे हम लोग का ये निकला कि भारतीय सेना में अभी कोई महिला जनरल नहीं हुई है, यानी सबसे सेकंड हाईएस्ट पोस्ट तक कोई महिला पहुंची हुई हैं, और उनका नाम रहा पुनीत अरोड़ा। तो भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल सेकंड हाईएस्ट पोस्ट इन इंडियन आर्मी।
लेफ्टिनेंट जनरल। आंसर 37 का बी। अब देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया ध्रुव क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया ध्रुव क्या है? तो एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है। और डीआरडीओ क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी वैकेंसी के लिए आपका ये गाइड है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो डीआरडीओ होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी हमारे लिए अच्छे अच्छे जो भी वेपन डिफेंस के लिए जो कुछ भी सपोर्टिव चीज़ चाहिए, हथियार चाहिए और भी जो बातें, उसको उस पर रिसर्च करना, उसका नया उत्पादन देना, ये डीआरडीओ इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। तो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया ध्रुव क्या है? तो एडवांस्ड हेलीकॉप्टर, जो आंसर दिया हुआ है, तो 38 का हो गया बी। 38 का बी एडवांस्ड हेलीकॉप्टर। और फिर 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, तो 38 का आंसर बी हुआ। और 39 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? अब देखिए, अभी हम लोग इधर घूम रहे थे अपने आर्मी से, डीआरडीओ से, और ये जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया, यानी तोप का प्रयोग भारत में सबसे पहले किसने किया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत बार ये डिफरेंट एग्जाम में पूछा है। तो भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसी युद्ध में बाबर के द्वारा किया गया, बाबर के द्वारा। और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर की विजय में श्रेय मुख्य रूप से इसके तोपचियों को जाता है या तोप विंग को जाता है। और भारत में तोप का प्रयोग, भारत के विरुद्ध तोप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बाबर। या भारत में तोप का प्रयोग सबसे पहले बाबर किया। और पानीपत में बाबर की विजय को का जो एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा कारक जो साबित होता है, वो उसके तोप का प्रयोग करना। तो बाबर के पानीपत विजय में या भारत पर विजय में जो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड किया जाता है, उसमें तोप का प्रयोग और उसके पास अच्छा तीरंदाज सब था, तीरंदाज और तोप का प्रयोग। तो बाबर भारत पर शासन स्थापित किया किस युद्ध के बाद? तो पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। और उस युद्ध में बाबर ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया और उसके साम्राज्य क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। तो बाबर भारत पर, यानी मुगल वंश के शासन की शुरुआत भारत पर कब से हुई, किस युद्ध के बाद हुई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। और मुगल वंश का संस्थापक बाबर। लेकिन यहाँ एक चीज और कि बाबर, पानीपत का प्रथम युद्ध ये भारत पर बाबर का 5वां आक्रमण था। ये स्टूडेंट्स आप नोट करोगे, पानीपत का प्रथम युद्ध भारत पर बाबर का 5वां आक्रमण था। बाबर 1519 से ही भारत पर आक्रमण शुरू किया था। भारत पर बाबर का पहला आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो आप बोलोगे 1519 में। तो 1519 से 1525 तक में बाबर 5 बार आक्रमण किया। और पानीपत का प्रथम युद्ध, वो जो पानीपत का मैदान है वहां पर वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ उसको प्रथम युद्ध। बाद में पानीपत के मैदान पर फिर एक युद्ध होता है जो 1556 में होता है, ठीक है, फिर एक 1761 में होता है। तो पानीपत के मैदान में 3 युद्ध आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत स्टूडेंट ये सोचते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध ही बाबर का भारत पर पहला आक्रमण था। ऐसा नहीं, ये 5वां आक्रमण था। वो 1519 से ही प्रयास शुरू किया था। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत पर बाबर का पहला आक्रमण किस वर्ष हुआ, तो आप बोलिएगा 1519। पानीपत का युद्ध भारत पर बाबर का कौन सा आक्रमण था? तो आप बोलोगे 5वां आक्रमण, ठीक है। और पानीपत के युद्ध में या भारत पर बाबर के विजय का सबसे बड़ा जो सपोर्टिव फैक्टर था वो क्या था, या किस फैक्टर को, किस कारक को इस युद्ध का विजय बाबर को मिला? इसका फैक्टर तो तोप का प्रयोग, और भारत में पहली बार तोप का प्रयोग बाबर के द्वारा, ठीक है। और बाबर के यहाँ एक और क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि बाबर जो युद्ध पद्धति अपनाया, युद्ध लड़ने उसकी युद्ध की जो रणनीति थी उसको तुगलमा पद्धति कहते हैं। बाबर ने किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, इसको आप नोट करोगे। बाबर ने किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया?
तो तुगलमा युद्ध पद्धति, तुगलमा युद्ध पद्धति, तुगलमा युद्ध पद्धति। उसी तरह से कभी क्वेश्चन आ जाता है शिवाजी के युद्ध पद्धति को क्या कहते हैं, तो छापामार युद्ध पद्धति या गुरिल्ला युद्ध पद्धति। उसी तरह से क्वेश्चन आता है कि रणजीत सिंह के युद्ध पद्धति को क्या कहते हैं, तो उसको रणजीत सिंह, सिख साम्राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह, तो उनका बोला जाता है 2.5 फट की नीति, 2.5 फट की नीति। तो बाबर की युद्ध पद्धति तुगलमा युद्ध पद्धति, शिवाजी की युद्ध पद्धति छापामार युद्ध पद्धति या गुरिल्ला युद्ध पद्धति, रणजीत सिंह की युद्ध पद्धति 2.5 फट की नीति, 2.5 फट की नीति या 2.5 फट की नीति, 2.5 फट की नीति, ऐसे उसको 2.5 फट ही लिखा हुआ है, 2.5 फट की नीति। ठीक है, तो यहाँ पर बाबर, यहाँ क्वेश्चन क्या था, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया, इसका आंसर होगा बाबर, इसका आंसर होगा बाबर। तो 39 का डी, 39 का आंसर डी। और फिर हम लोग आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, घाना पक्षी विहार कहाँ है, तो राजस्थान में, घाना पक्षी विहार राजस्थान में, भरतपुर में, उसको केवला देव घाना पक्षी विहार भी कहते हैं, तो वो राजस्थान में। तो 40 का आंसर सी, 40 का आंसर सी। और फिर आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी है, पंचवर्षीय योजना रोका गया, तो कुल कितनी पंचवर्षीय योजना है। 5-5 वर्ष की जो योजनाओं का इतिहास रहा, जो अभी हमारी जो एनडीए सरकार है वो पंचवर्षीय योजना की बात को बंद की है, और यहाँ पर अब नीति आयोग हो गया, जो योजना आयोग था। तो भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं, तो आंसर तो आपका हो जाएगा 12। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं, 12। लेकिन हम यहाँ पर आपको सजेस्ट करेंगे कि साहब ये आप जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब, तृतीय कब, ये पूरा क्रम याद कीजिए। और साथ साथ किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव क्या रहा, यहाँ से कीजिएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना भी जनरल स्टडी के क्वेश्चन का एक क्षेत्र बनता है। तो पंचवर्षीय योजना का हमारा जो इतिहास रहा, पंच योजना आयोग का गठन, उसके पहले भी योजना होना चाहिए, एक आर्थिक इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए, ये सोच कब से, तो वहाँ का हिस्ट्री से अभी क्वेश्चन का एक फील्ड होता है। देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ के आंसर ही नहीं, जिस क्वेश्चन पर आप बात कर रहे हो ना, तो आप देखो कि वो क्या एक फील्ड बनता है हमेशा के लिए, क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा जाता है तो उसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ो। तो यहाँ पर है भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, 12। चलिए ये क्वेश्चन होता है और इसका आंसर 12 हुआ। लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना कब, द्वितीय कब, तृतीय कब, ये भी आपको जानना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। फिर दूसरी, ये फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हो गई, पहली पंचवर्षीय योजना। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हो गया वो 1956 से 5 वर्ष जोड़ दीजिए 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना जब कहेंगे तो 1961 से 1966। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, वही बताने के ख्याल से मैं थोड़ा सा ऐसे आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है। 1966 से 1969 तक कोई पंचवर्षीय योजना जारी या घोषित नहीं किया गया। और इस पीरियड को, ये क्वेश्चन पूछता है, इस पीरियड को योजना अवकाश का काल कहते हैं। योजना अवकाश, योजना अवकाश, योजना अवकाश का काल। ऐसे वार्षिक योजनाएं आई, लेकिन इस कोई पंचवर्षीय योजना यहाँ शुरू नहीं है। यानी यहाँ पर शुरू होना चाहिए था 66 से क्या, चौथी पंचवर्षीय योजना, लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना समय से शुरू नहीं की गई। अब उसका कारण क्या था, ये सब भी क्वेश्चन आता है। तो उसका कारण था ये जो आपका पंचवर्षीय योजना 61 से 66 आपका चला है। इस समय आप दो युद्ध देखे हो। 62 में आप चाइना के साथ युद्ध हुआ, 65 में हम लोगों का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। फिर क्या होता है, 65 और 66 के फाइनेंशियल ईयर में सूखा भी पड़ा था, ठीक है, कृषि का स्थिति ठीक नहीं रहा था।
तो ये सब दबाव के कारण हम टाइम पर अपना पंचवर्षीय योजना, अगला पंचवर्षीय योजना नहीं शुरू किया गया और 3 वर्ष का ये गैप रहता है। और इस पीरियड को योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे कहा जाता है। देखो योजना अवकाश, कहीं कहीं ये भी आजकल देख लो, हिंदी में भी क्वेश्चन पूछेगा, योजना अवकाश न लिख करके हिंदी में भी लिख सकता है प्लान हॉलीडे। आजकल ये ट्रेंड हम देख रहे हैं, ऐसे भी कर देगा, प्लान हॉलीडे किस काल को, हॉलीडे बोलेगा, हमने तो पूछ लिया हिंदी में, तो कोई जरूरी नहीं कि योजना अवकाश ही लिखे, प्लान हॉलीडे। तो प्लान हॉलीडे 1966 से 69, 1966 से 69, और उसका कारण क्या था जो हमने बताया कि युद्ध और सूखा का पड़ना, ठीक है। फिर आप आते हो चौथी पंचवर्षीय योजना देखते हो, तो फिर 1969 से लेकर के 1969 से 5 जोड़ोगे तो कहाँ जाओगे, 1974। फिर फिफ्थ आओगे तो फिर 1974 से आओगे तो 1979 तक होगा। फिर अब देखो यहाँ पर 1979, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना अपने टेन्योर को, अपने काल को, अपने पीरियड को पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि 77 में एक गैर कांग्रेसी सरकार आ जाती है, जनता पार्टी की सरकार आती है, किसके नेतृत्व में, मोरारजी देसाई, स्वर्गीय मोरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री होते हैं 77 में, जनता पार्टी की सरकार होती है। और यहीं पर होता क्या है कि फिर इन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त किया, यानी 78 में ये पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना, 5th पंचवर्षीय योजना को 78 में ही समाप्त कर दिया गया, 31 मार्च 1978 को समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर एक योजना चलाया गया, अनवरत योजना, उन्होंने नाम दिया अनवरत योजना का, एक घोषणा होता है अनवरत योजना, और इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोलिंग प्लान की घोषणा यहाँ पर होती है। और रोलिंग प्लान का जो पीरियड होता है वो नई सरकार के द्वारा 1978 से 5 वर्ष जोड़िएगा, 1983 का ये घोषणा होता है रोलिंग प्लान। लेकिन आप देखिएगा ये रोलिंग प्लान, अनवरत योजना भी अपना कार्यकाल नहीं पूरा करती है, क्योंकि 80 में फिर क्या होता है, 80 में क्या होता है कि फिर से कांग्रेस आ जाती है, यानी लोकसभा भंग, और फिर क्या होता है, मध्यावधि चुनाव हो जाता है, और फिर मिड इलेक्शन हो जाता है, और वहाँ पर फिर नई सरकार 80 में आ जाती है। तो ये अनवरत योजना भी जो काल पूरा जो दिया गया था इसके लिए वो पूरा नहीं होता है। और फिर कांग्रेस की सरकार, चूंकि वो 5th छोड़ के गई थी, वो 6th 5 ईयर प्लान शुरू करती है, और वो 1980 से 1985 छठी पंचवर्षीय योजना हो गया। अब 1985 के बाद फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। और यहाँ पर बहुत सी घटनाएं साथ साथ याद रखोगे। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री, और फिर उनके नेतृत्व में चुनाव, और फिर वो प्रधान चुन करके आए बहुत बड़े बहुमत से, तो 85 से 90। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति आ जाती है, और फिर 90 से 92 भी कोई प्लान नहीं चला। तो 90 से 92 भी कोई प्लान नहीं चलता है। 1990 से 92 में भी कोई योजना नहीं चलता है। और इसका कारण पूछेगा कि क्यों पूछा है, तो ये क्यों, तो भाई यहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता के कारण यहाँ पर टाइम से नहीं शुरू किया जा सका। और फिर आप देखोगे 92 से फिर कौन सा होगा, 8वां होगा, फिर 8वां आपका हो जाएगा 8th हो जाएगा आपका 1992 से 97, और फिर 9th हो जाएगा आपका 1997 से 5 वर्ष जोड़ो 2002, और फिर आपका 10th हो जाएगा 2002 से 2007, और फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, यहाँ एकदम रेगुलरिटी है, 2007 से 2012, और फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी 2012 से 17, 2012 से 2017, ठीक है।
तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं। तो देखिए ये हमने ऐसा, ये नहीं कि आपको लिखे, हम खास करके ये सब पर फोकस करने के लिए, इस पे फोकस करने के लिए, कारण बताने के लिए, ठीक है, ये फोकस करने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन रहता है, चूंकि हमको ये दिखा, तो यहाँ पर भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं, तो आप बोलोगे 12। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? शेयर बाजार, शेयर समझते हैं, तो शेयर बाजार यानी ओपन मार्केट से कब कोई भी फॉर्म, कोई भी कंपनी जो कैपिटल जनरेट करती है, तो किसके माध्यम से? शेयर के माध्यम से, या फिर डिवेंचर के माध्यम से, या बॉन्ड के माध्यम से, ठीक है। तो राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो 42 का आंसर आपका ए, 42 का आंसर ए, कोई जरूरी नहीं आंसर लिखना, 42 का आंसर ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन। राज्यसभा की सदस्यता के लिए मिनिमम एज क्या है? व्हाट इज मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। देखिए ये आप लोग जान लो कि हाउस, तो हाउस क्या होगा? संसद में 2, लोकसभा राज्यसभा, और प्रांत में, राज्य में विधानमंडल, तो विधानमंडल में या तो विधानसभा, विधान परिषद। तो लोकसभा को प्रथम हाउस या निम्न हाउस, राज्यसभा को द्वितीय, लोकसभा को फर्स्ट हाउस और लोअर हाउस, राज्यसभा को सेकंड हाउस और अपर हाउस, और राज्य में विधानसभा को फर्स्ट हाउस और लोअर हाउस, और विधान परिषद को सेकंड और अपर हाउस। तो जो भी फर्स्ट हाउस और लोअर हाउस, चाहे केंद्र में हो, केंद्रीय विधायिका का हो या प्रांतीय विधायिका का, फर्स्ट हाउस जिसको लोअर हाउस भी कहते हैं, दोनों जगह फर्स्ट हाउस में सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और सेकंड हाउस या अपर हाउस में दोनों जगह सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। या और स्पष्ट रूप से आप ये बात कीजिए, खैर आपको ये मालूम होगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु की मैं बात कर रहा हूं, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। फिर विधानसभा जो राज्य में होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष, ठीक है। और यहाँ राज्यसभा तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष, और अगर विधान परिषद भी पूछ दे, जो राज्य में होता है, सभी राज्य में नहीं, जिन जिन राज्यों में है वो अलग बात है, विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष। तो राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, और लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। और यहीं पर एक चीज और बोल दे, कुछ पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों पदों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। चलिए ठीक है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। और फिर 44 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, थोड़ा इसको हम लोग साफ कर लें। क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है, 43 का हो गया बी, और 44 नंबर है ट्रिटॉन। ट्रिटॉन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ट्रिटॉन नेपच्यून का, वरुण का उपग्रह है। ट्रिटॉन जो है वो नेपच्यून का यानी नेपच्यून यानी वरुण का उपग्रह है, ठीक है। तो ट्रिटॉन किस ग्रह का उपग्रह है? तो वरुण का, जो बी ऑप्शन में है, यानी नेपच्यून का। और इसी तरह का नाम, एक दो नाम और है, कंफ्यूजन होता है, आप थोड़ा सा इसको गौर से सुनेंगे। शनि का एक उपग्रह है, शनि के बहुत सारे उपग्रह हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं शनि के बहुत सारे सैटेलाइट है, उसमें एक उसका सबसे बड़ा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइटन, शनि का उपग्रह टाइटन है, क्योंकि टी से मिला हुआ नाम पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो शनि का टाइटन। और यूरेनस यानी अरुण, यूरेनस का है टिटेनियम।
टिटेनियम एक है या टिटेनिया है, सॉरी टिटेनियम नहीं टिटेनिया, यूरेनस का टिटेनिया, सैटर्न का टाइटन, यूरेनस का टिटेनिया और नेपच्यून का जो अभी इसमें दिया हुआ है ट्रिटॉन, नेपच्यून का ट्रिटॉन। ये तीन कंफ्यूज कराता है। तो आप ध्यान देंगे, शनि का टाइटन, यूरेनस का टिटेनिया और नेपच्यून का ट्राइटॉन। और जो हम लोग का क्वेश्चन है कि ट्राइटॉन किस ग्रह का एक उपग्रह है या एक प्रमुख उपग्रह है, किस ग्रह का, तो आंसर हमारा होगा वरुण का, और आंसर होगा वरुण का। और चूंकि ये टी से रिलेटेड, ये हमको लगता है कि कंफ्यूजन होता होगा कि शनि का टाइटन, यूरेनस का टिटेनिया और नेपच्यून का ट्राइटॉन। तो शनि यानी सैटर्न टाइटन, यूरेनस टिटेनिया, नेपच्यून ट्राइटॉन, ये याद रखेंगे। अब देखिए ऐसे हमारे सौर मंडल में, सोलर फैमिली में सबसे बड़ा अब तक जो ज्ञात नोन सैटेलाइट्स है, उसमें सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है? तो वो है गैनीमेड। और वो किसका है? गैनीमेड किसका है? वो है जुपिटर का, गैनीमेड जो है सौर मंडल के नोन सैटेलाइट्स में, ज्ञात उपग्रहों में सबसे बड़ा है गैनीमेड, जो बृहस्पति का एक उपग्रह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। एक राष्ट्र एक नेता, ये नारा किसका है? तो हिटलर का है, जो जर्मनी के हिटलर का ये नारा है, एक राष्ट्र एक नेता। तो 45 का डी। अब आइए 46 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल की निम्न परतों को पृथ्वी से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में सजाइए, यानी नीचे से ऊपर तक वायुमंडल का परत। तो देखिए जो ऑप्शन दिया गया है उसमें, चाहे ऑप्शन क्या ऐसे भी परत का नाम हम लोग बोल सकते हैं। तो ये होता है नीचे वाला क्षोभ मंडल, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, यहाँ विस्तार हम नहीं बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर आपका होता है समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के बाद शुरुआत हो जाएगी समताप मंडल का, और समताप मंडल में ही ओजोन पट्टी है, ओजोन बेल्ट, वो समताप मंडल में ही है, वो समताप मंडल में ही है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही है। लेकिन अगर उसको हम तो समताप तो यहाँ से ही शुरू हो गया, यहाँ से ओजोन तो शुरू नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आप कह सकते हैं ओजोन मंडल उसके मध्य में शुरू होता है, और यहाँ से आएंगे तो आयन हो जाएगा, आयनोस्फेयर, और ऊपर में जाएंगे तो बाह्य स्फीयर, एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल। तो अब इसके हिसाब से हम लोग मिला लें वायुमंडल की निम्न परतों को पृथ्वी से बढ़ती दूरी के हिसाब से। तो एक में क्षोभ मंडल, फिर 5 में समताप मंडल, तो 1 5, और फिर ओजोन डाल दीजिए तीसरा, जबकि मैं बताया कि वो ओजोन बेल्ट है जो समताप मंडल में ही है, लेकिन समताप मंडल के ऊपरी भाग में है या मध्य भाग में है। तो ओजोन मंडल तीसरा, और दूसरा फिर करेंगे आयन मंडल, और फिर हमारा है बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। तो 1 5 3 2 4 ये सी बनता है। तो 46 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम लोग 47 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से दिया गया? सीधा सा क्वेश्चन है। तो 74वां संविधान संशोधन। तो आप जानते हो 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था, और 74वां द्वारा नगर निकाय, 74वां द्वारा नगर निकाय। अब इस पे अगर बात करना चाहते हैं तो थोड़ी सी ये कर लीजिए। देखिए भारत में शासन मुख्य रूप से 2 स्तर पर है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। और इस उद्देश्य से
भारतीय संविधान में शासन से संबंधित विषयों को 3 सूची में बांटा गया है। केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची यानी राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो लिस्टेड है उस पर दोनों का अधिकार है, केंद्र को भी और राज्य को भी। आगे हम लोग बात करते हैं, ये शासन का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन का भी एक कॉन्सेप्ट हुआ। और फिर हम लोग बात करें भारत के इतिहास में स्थानीय स्वशासन का इतिहास अगर देखते हैं तो ये चोल राजवंश से ज़्यादा है, जहाँ पर मतलब कि ग्राम लेवल पर पावर को ट्रांसफ़र करने का कॉन्सेप्ट मिलता है, खास करके स्थानीय स्वशासन का चोल प्रशासन में। तंजौर के चोलों का हेडक्वार्टर तंजौर, मुख्य क्षेत्र तंजौर। फिर हम लोग बात करते हैं, यानी भारत के समाज में एक पंचायत का कॉन्सेप्ट बड़ा मतलब कि स्वतः ही समाज की एक विशेषता थी, और गांधी जी इससे बहुत प्रभावित थे, भारतीय समाज की इस विशेषता से। और गांधी जी ये चाहते थे कि हमारा जब सिस्टम डेवलप हो तो पंचायतों को कुछ अधिकार दिया जाए। और गांधी जी के इस अवधारणा से प्रेरित होकर, गांधी जी के इस सोच से प्रेरित होकर के संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निदेशक तत्व के आर्टिकल 40 के तहत पंचायतों के गठन की का एक्सपेक्टेशंस रखा है, मतलब अपेक्षाएं रखी है सरकार से राज्य के नीति निदेशक तत्व में। और पंचायतों से संबंधित जो प्रोविजन का बात है वो आर्टिकल 243 में। तो चूंकि स्थानीय स्वशासन ये राज्य सूची का विषय है, पहले नोट कीजिए, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, और स्थानीय स्वशासन का चुनाव कराना ये राज्य का पर दायित्व हो जाता है, और स्थानीय स्वशासन को पावर ट्रांसफर करना प्रत्येक राज्य को का दायित्व होता है। राज्य स्थानीय स्वशासन के गठन के प्रति तत्पर रहें, ये सिर्फ इसको इग्नोर न करें, इस उद्देश्य से इसको बाध्यकारी उपबंध बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। अब स्थानीय स्वशासन पावर को और ज़्यादा ट्रांसफर करने के लिए लोकल लेवल पर खुद के हाथ में शासन का अधिकार देने के उद्देश्य से स्थानीय स्वशासन को 2 कैटेगरी में रखा गया। ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज व्यवस्था कहा गया, और शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन को नगर निकाय कहा गया। तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान के लिए 73वां संविधान संशोधन है, और जिसको पंचायती राज व्यवस्था कहा गया, और शहरी क्षेत्र में अर्बन एरिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए 74वां संविधान संशोधन है, जिसे नगर निकाय की बात की गई। और स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो भी प्रोविजंस है वो आर्टिकल 243 में। तो आर्टिकल 243 में पंचायती राज व्यवस्था, नगर निकाय और साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारिता का भी आर्टिकल 243 बड़ा ही डिटेल आर्टिकल है, आर्टिकल 243। तो ये अब देखिएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम, और इसके लिए भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय के लिए भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं बाद में जुड़ी हैं। और यहाँ पर बताएं कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए 11वीं अनुसूची और नगर निकाय के लिए 12वीं अनुसूची। यहाँ हम लोग का क्वेश्चन था नगर पालिका, तो नगर पालिका क्या, ये नगर निकाय का। तो नगर निकाय में है कि भाई छोटे शहर में नगर पालिका और बड़े शहर में नगर निगम। तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, तो 74वां संविधान संशोधन। और नगर निकाय, नगर पालिका, नगर निगम से संबंधित प्रोविजन किस शेड्यूल में अगर कहा जाए तो 12वीं शेड्यूल यानी 12वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अर्थशास्त्र में प्राइमरी गोल्ड किसे कहा जाता है, कितने कैरेट के गोल्ड को प्राइमरी गोल्ड कहा जाता है अर्थशास्त्र में,
तो ये 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट, तो 48 का आंसर ए हो गया। अब 49 नंबर क्वेश्चन जो 49 है, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर को क्या करना है ये कौन बताता है? तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम दिया जाएगा, जो प्रोग्रामिंग होगा, उसी के अनुसार कंप्यूटर काम करेगा। तो अनुदेशों का सेट मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसको क्या करना है, तो और उसे क्या कहिएगा, जो इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को कि क्या करना है, तो प्रोग्राम, डी। तो 49 का डी। अब 50 नंबर क्वेश्चन, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? आप सबको मालूम है, भगवान जगन्नाथ का वहाँ मंदिर है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है पुरी, इन उड़ीसा में, ठीक है। तो पुरी किससे जुड़ा हुआ है? भगवान जगन्नाथ। और जगन्नाथ क्या, विष्णु भगवान की ही बात है, लेकिन वहाँ पर भगवान जगन्नाथ। तो पुरी का मंदिर, जो उड़ीसा में पुरी का मंदिर किसके सम्मान में? तो ये सब कल्चर से रिलेटेड बातें भी हमारे जनरल स्टडीज़ का होता है, तो भगवान जगन्नाथ। अब यहाँ पर बात आया, जैसे हम बोले कोई क्वेश्चन से तो उसके इर्द गिर्द का एरिया खोजो, तो भाई जब पुरी का मंदिर तो दूसरा मंदिर भी पूछ सकता है। तो जो हमारे इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं या और भी रिलीजन्स के जो भी वर्शिप प्लेस हैं, उसका आप लिस्ट बनाइए, कहाँ पर स्थित है और किस देवी देवता से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो उस तरह का बात, ये क्वेश्चन का एक अब, ठीक है। तो पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? भगवान जगन्नाथ। ऑप्शन है भगवान राम, चैतन्य महाप्रभु, साईं बाबा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है चैतन्य महाप्रभु कौन से पर्सनालिटी थे? तो ये भक्ति आंदोलन के संत थे, बहुत पहुंचे हुए संत, भक्ति आंदोलन के संत चैतन्य महाप्रभु बंगाल क्षेत्र से, और कृष्ण भक्त थे, और चैतन्य महाप्रभु बंगाल क्षेत्र से भक्ति आंदोलन के एक बहुत बड़े संत। और फिर है साईं बाबा। तो साईं बाबा आप जानते हो, इनका शिरडी, अभी कुछ एक दो दिन पहले अखबार में भी आया था कि इनके मूल क्षेत्र को शिरडी नहीं एक जगह और बताया जा रहा था। तो साईं बाबा पूना के पास शिरडी इनका मूल क्षेत्र था। और फिर है, और क्या ऑप्शन है? भगवान राम। तो भगवान राम तो जानते ही हो, तो भगवान राम का मूल क्षेत्र कहाँ, मूल स्थान कहाँ, जन्म स्थान कहाँ? अयोध्या। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल, भगवान जगन्नाथ। तो पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? भगवान जगन्नाथ। अब आइए 51 नंबर क्वेश्चन नंबर 51, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा, नींबू, जो भी इस तरह के जो फल हैं, जो नींबू वाले फैमिली के फल हैं, संतरा, नींबू, तो इसमें आपको क्या मिलता है? तो साइट्रिक अम्ल। तो नींबू से रिलेटेड जो भी फल आपको दिख रहा होगा, तो उसमें साइट्रिक अम्ल होता है। तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। तो 51 का हो गया डी, 51 का डी। और 52 नंबर, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? ब्यूटेन का। तो 52 का बी, ये सब याद कीजिए। और धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्ध कौन सा है? यानी किस धातु को अगर हम, दो चीज होता है, आघातवर्ध होता है, एक तन्यता होता है, किसको ज़्यादा तार के रूप में खींचा जा सकता है, और एक आघातवर्ध यानी जिसको पीटेंगे तो वो ज़्यादा फैलता जाएगा। तो ये टेंडेंसी निम्न में से किस धातु में सबसे ज़्यादा मिलता है? उस पर अगर हैमरिंग करेंगे तो वो और फैलता जाएगा, उसका थिकनेस कम होता जाएगा और उसका एरिया बढ़ता जाएगा। तो धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्ध कौन है? तो सोना। तो 53 का डी। अब है 54 नंबर क्वेश्चन, हैजा के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? हैजा किससे होता है? जीवाणु से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजुआ से होता है, कवक से होता है। तो हैजा जीवाणु यानी बैक्टीरियल डिजीज है। तो हैजा के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? जीवाणु है, और ये जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरी। हैजा के लिए हैजा का जीवाणु है, हैजा जिसके कारण होता है विब्रियो कॉलेरी हैजा का जीवाणु। अब है 55 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। वायुमंडल में कितना जलवाष्प है, ये मात्रा किस रूप में मापी जाती है? आर्द्रता के रूप में, बिंदुकों के रूप में, धूम कोहरा के रूप में, सभी के रूप में?
देखिए, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का मतलब क्या है कि हाउ मच वाटर इन एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता से मापी जाती है। कितना? आर्द्रता। तो आर्द्रता यानी जलवाष्प। तो आर्द्रता की माप, ह्यूमिडिटी कैसे माप होता है? तो ह्यूमिडिटी को हम लोग परसेंटेज में रेफर करते हैं, इतना परसेंट। इसका मतलब है कि किसी खास टेम्परेचर पर, किसी टेम्परेचर पर प्रति घन इकाई हवा में कितना जलवाष्प अधिकतम रह सकता है और कितना है, किसी निश्चित तापमान पर। हर तापमान पर एयर द्वारा जलवाष्प धारण करने की क्षमता अलग अलग होगी। तापमान बढ़ेगा, एयर का जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो किसी दिन जो टेम्परेचर है, तो किसी तापमान पर प्रति घन इकाई वायु में कितना अधिकतम जलवाष्प हो सकता है और कितना है, या फिर आप ऐसे समझिए कितना है और कितना अधिकतम हो सकता है। इस रेशियो को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आप परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 10 हो सकता है, 5 है, 5 है और 10 अधिकतम हो सकता है, तो 50% ह्यूमिडिटी है। तो इसको परसेंटेज में, जैसे कहीं भी आप कहोगे कि यहाँ की ह्यूमिडिटी आज 60% है, 50% है, 40% है, 30% है, तो इसका मतलब कि जो आज टेम्परेचर उस जगह का था, उस टेम्परेचर पर प्रति घन इकाई वायु में कितना मैक्सिमम जलवाष्प हो सकता था और कितना है, ये आप रिलेशन ले रहे हो, कितना है बटा कितना हो सकता था, और इससे परसेंटेज एक्सप्रेशन निकल रहा है। परसेंटेज ये एक्सप्रेस हो रहा है कि कितना है। और आप जान लीजिए कि ह्यूमिडिटी एक खास जो रेंज का ह्यूमिडिटी होता है, जो बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, और वो 20-22 का जो ह्यूमिडिटी है, और 50 से ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो वो फिर गड़बड़ होता है। तो ह्यूमिडिटी, ईयर ज़्यादा ह्यूमिड होना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, और बहुत कम होना भी अच्छा नहीं होता। ईयर जब ज़्यादा ह्यूमिड होगा, ज़्यादा आर्द्र होगा, तो बोलेंगे कि वायु नम है, आर्द्र है या नम है। जब आर्द्रता ज़्यादा तो आर्द्र है या नम है, और जब आर्द्रता बहुत कम होगा तो बोलेंगे वायु शुष्क है। देखो, बहुत हम लोग समझ लेते थे, या बहुत लोग समझते हैं कि शुष्क का मतलब गर्म, ऐसा नहीं। शुष्क का मतलब गर्म ऐसा कुछ नहीं है, और आर्द्र का मतलब ठंडा ऐसा भी नहीं है। शुष्क का मतलब कि जलवाष्प की मात्रा वायु में कम है, और आर्द्र का मतलब जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है। ठीक है? तो वो हॉट एयर भी शुष्क हो सकता है, और कोल्ड एयर भी शुष्क हो सकता है। तो शुष्क होना और आर्द्र होना ये अलग है। शुष्क होना, आर्द्र होना, और ठंडा होना, गर्म होना, ये अलग फैक्टर है। तो यहां पर है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है आर्द्रता के रूप में। अब 56 नंबर क्वेश्चन, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम विस्फोट किया? यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे पहले, यानी भारत कौन सा ऐसा देश हुआ नंबर पर जिसमें परमाणु विस्फोट किया? तो भारत के पहले 5 देशों ने परमाणु विस्फोट कर लिया। यानी परमाणु टेस्ट करने वाला भारत विश्व का 6ठा देश हुआ। तो 5 देश भारत के पहले परमाणु विस्फोट कर चुके थे, और उसमें आपका रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, या यूएसए हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, और उसके बाद भारत। तो भारत 6ठा, इसका क्रम हो गया। क्रम में अगर कहना चाहेंगे तो पहले हो जाएगा आपका यूएसए, फिर हो जाएगा रूस, फिर हो जाएगा ब्रिटेन, फिर हो जाएगा फ्रांस, और फिर हो जाएगा चाइना, नेक्स्ट आपका इंडिया। तो भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट कर लिया, ये हम लोग को नंबर बताना है। तो ये हो जाएगा 56 का ए। नेक्स्ट पेज में जो क्वेश्चन हम लोग का है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि इनमें
ए की मात्रा अधिक होती है। यहाँ ए किसको निरूपित करता है? चॉकलेट में बहुत सारे तत्व होते हैं, तो उसमें कोई एक तत्व है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, वो तत्व क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बड़ा स्पष्ट, तो क्योंकि चॉकलेट में बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जिंक, सीसा, निकेल, कोबाल्ट, तो साहब ये लगभग निकेल, कोबाल्ट, सीसा, ये इसकी किसी की भी मात्रा अगर रहेगी तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो चॉकलेट में लेकिन सबसे ज़्यादा जिसकी मात्रा बढ़ने की संभावना वो निकेल और निकेल की संभावना, या फिर कोबाल्ट का या सीसा का। तो निकेल, कोबाल्ट, सीसा, निकेल, कोबाल्ट, सीसा, ये तीनों की मात्रा बढ़ने की स्थिति बनती है और तीनों चॉकलेट आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर निकेल की भी मात्रा बढ़ गई तो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। कोबाल्ट की भी मात्रा अगर चॉकलेट में जो मात्रा है उससे ज़्यादा बढ़े तो हमारे लिए खतरनाक है। अगर सीसा की भी मात्रा ज़्यादा हुआ तो भी खतरनाक है। इसके साथ साथ कैडमियम की भी बात होता है, तो अगर वो CD वो भी अगर बढ़ गया तब भी खतरनाक है। तो इस ऑप्शंस में निकेल या कोबाल्ट आंसर किया जा सकता है, ऐसे सीसा भी, लेकिन ज़्यादा संभावना निकेल की बात होती है। निकेल कहीं कोबाल्ट भी बोलता है, लेकिन निकेल ज़्यादा संभावना निकेल की। तो ऐसे हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं ये निकेल, कोबाल्ट, सीसा ये बहुत कम मात्रा में रहेगा और किसी की भी मात्रा बढ़ेगी तो मानव स्वास्थ्य के लिए खराब होगा। और ज़्यादा संभावना जो बढ़ करके मानव चॉकलेट में ज़्यादा संभावना बढ़ने की जो संभावना होती है वो निकेल की, और कहीं कहीं कोबाल्ट भी देता है, कोबाल्ट की, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी आप निकेल पर दीजिएगा। तो 57 का जब हमको ABCD में से ए को हमको ऑप्ट करना है तो B ऑप्ट कीजिए, निकेल। अब आइए 58 नंबर क्वेश्चन। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक क्या होता है? तो पानी, अधिक पानी रहता है, सब्जी में पानी रहेगा और इसलिए सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। इनमें कौन सा चीज़ के कारण सब्जी जल्दी खराब होता है? तो ये आप पानी कहिए। तो 58 का D। अब 59 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? किसी एंजाइम में जो प्रोटीन होगा उस भाग को क्या कहते हैं? तो एपो एंजाइम कहते हैं। आप इसको याद कीजिए, एंजाइम के प्रोटीन भाग को, एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। और फिर है कागज बनाया जाता है किससे? पौधों के सेल्यूलोज से, पौधों के पुष्प से, फलों के, चलिए सेल्यूलोज से, पौधों के सेल्यूलोज से, पौधों के सेल्यूलोज से कागज बनाया जाता है। ये सब फैक्ट याद रखने का है। तो पौधों, अब सेल्यूलोज क्या होता है? तो पौधा में सेल्यूलोज होगा और उसी सेल्यूलोज से, पौधों के सेल्यूलोज से ही कागज बनता है। तो कागज बनने के लिए सेल्यूलोज याद रखिए। तो कागज बनाया जाता है पौधों के सेल्यूलोज से। अब 61 नंबर क्वेश्चन है, सोने के गहनों एवं कलाकृतियों की हॉल मार्किंग किस तिथि से अनिवार्य करने का निर्णय किया गया है? यानी कोई भी अगर गहना या सोना की बिक्री हो रहा है, बनाया जाए, तो उसमें हॉल मार्किंग होनी चाहिए। सोने के गहनों एवं कलाकृतियों पर, यानी हॉल मार्किंग के बजाय कोई किसी को खरीद बेच नहीं सकता है। तो हॉल मार्किंग को अनिवार्य करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, जिसका लाइन दिया गया है कि इसके बाद हॉल मार्किंग एकदम आवश्यक हो जाएगा। और ये चूंकि ये करंट का क्वेश्चन है और ये तो इसमें कोई ये फैक्ट याद, 15 जनवरी 2021 लास्ट डे दिया कि इसके बाद से बिना हॉलमार्क के गहना सोना नहीं बिक सकता है। तो ये हो गया आपका 15 जनवरी 2021। इसको याद कीजिए, कब आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, करंट है। तो 61 का D 15 जनवरी 2021। और 62 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही सफलतापूर्वक परीक्षित परमाणु हथियार से लैस सतह से सतह पर मार करने वाला अग्नि 3 मिसाइल की मारक क्षमता, शॉर्ट में बोलिए, अग्नि 3 मिसाइल, अग्नि 3 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी दूरी का है? ये बात है। तो जो 3500 किलोमीटर, अग्नि 3 की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर। उसी तरह से पृथ्वी 2 का मारक क्षमता था 350 किलोमीटर और पृथ्वी 3 का मारक क्षमता 3500 किलोमीटर, वो भी 3500 किलोमीटर है। यहाँ क्वेश्चन है अग्नि 3 का मारक क्षमता। तो ये सब, अब यहाँ पर मैं बस ये सजेस्ट करूँ, ये 3500 किलोमीटर तो है, ये आप याद रखिएगा कि
कभी भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और इस तरह के जो भी हमारे सेना में कोई भी चीज़ जुड़ा है तो उसका क्या स्ट्रेंथन है, क्या उसकी क्षमता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। या कहीं भी हमारा सैन्य अभ्यास हुआ है, सेना से संबंधित कोई भी इस तरह के ऑपरेशंस हुए हों, या सेना में कोई यंत्र शामिल हुआ हो, कोई बड़ा सा डिवाइस शामिल हुआ हो, और उसके बारे में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए के करंट का। फिर आप देखेंगे महाराष्ट्र विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, चूंकि ये हल्फला है तो ये करंट का क्वेश्चन बनता है, आंसर बता दिया जा रहा है नाना पटोले। नाना पटोले, नाना पटोले महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष, नई जो विधानसभा गठित हुई है उसके अध्यक्ष नाना पटोले। अब देखेंगे नवंबर 2019 में जीएसटी संग्रह का परिमाण, यानी नवंबर 2019 तक जो कुल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी सब मिला के कितना रेवेन्यू आया, ये क्वेश्चन है। यानी नवंबर 2019 में जीएसटी संग्रह का परिमाण क्या है। देखिए अब बोलिएगा ये सब क्वेश्चन कितना आदमी रटेगा। जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके आसपास का इस तरह का, उसके पहले के कुछ इस तरह के आर्थिक जो इकोनॉमिक फील्ड का जो कुछ रिकॉर्ड अगर आता है न्यूज़ में, तो वो फिर आपके लिए क्वेश्चन का दायरा बन जाता है और वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे बहुत घबराना नहीं है कि हम इतना इतना आंकड़ा कहाँ से याद करेंगे, तो ये आपके एग्ज़ाम के आसपास के आंकड़ा है जो, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये 1.03 लाख करोड़ रुपया, 1.03 लाख, 03 लाख, यानी आप समझ रहे हैं 1.03 लाख, तो 1.3 गुने 1 पर 5 जीरो, 1 लाख, तो 1.03 लाख हो गया। और फिर करोड़ बनाने के लिए उस पर 7 जीरो, और फिर पॉइंट अगर हटाना है तो 1.03, तो 7 जीरो तो करोड़ के लिए, 5 जीरो इसको लाख बनाने के लिए, तो 5 में से 2 को काट दीजिएगा तो 3 गो जीरो रहेगा, तो 7 और 3 10, यानी 103 और आगे 10 गो जीरो, इतना रुपया, इतना रुपया, फिर करोड़ नहीं, इतना रुपया। तो 1.03 लाख करोड़ रुपया हमारा टोटल। ये हम क्या आपसे बात करें, कहीं आप कंफ्यूज मत कर जाइए, हमने सिर्फ ये कहा कि ये आंकड़ा है 1.03 लाख करोड़ रुपया। अब हम ये कह रहे हैं कि 1.03 को हम क्या लिखेंगे, 103/100 लाख, और करोड़ दो को काट दिए तो हो गया 3 3 6 7 7 3 10, तो 103 गुने 10 के पावर 10 रुपया। तो ये हमारा कलेक्शन है किसका, जीएसटी का, टोटल जीएसटी का, स्टेट सेंट्रल जीएसटी मिला करके। खैर उससे आपको कुछ कहना नहीं है, ये याद रखिए 1.03 लाख करोड़ रुपए। देखिए हम ये इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी इसी तरह के क्वेश्चंस को इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में पूछ देगा, आपसे पूछेगा मिलियन बिलियन ट्रिलियन वाला में पूछ देगा, तो रट के जाएंगे 1.03 लाख करोड़ रुपया। कहीं इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में पूछ दिया, आप उसको कन्वर्ट करना नहीं जान रहे हैं तो फिर गलत भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि 1.03 लाख करोड़ रुपया आप याद करके गए हो और ऑप्शन आपका 1.03 लाख करोड़ रुपया ही हो, तो इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में। अब ये जो आपके पास फिगर आएगा, इस फिगर को आप चाहेंगे तो इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में बदल सकते हैं, ठीक है। तो वो तो फिर होगा और आप समझते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति में इसको बदल लीजिए। 3 होगा, उसके बाद 1000 3 को बोलेंगे, फिर 1000 के बाद मिलियन बोलेंगे, ठीक है, बिलियन बोलेंगे, ट्रिलियन बोलेंगे, तो उस तरह से तो उसको कन्वर्ट करके, तो ये चीज़ जानना चाहिए। बस मैं आपको एक दे रहा हूँ कि कहीं हम इंडियन काउंटिंग सिस्टम में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आंकड़ा हम इंडियन काउंटिंग सिस्टम में पढ़ लिए और वही आंकड़ा पूछ दिया वहाँ इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में दे दिया, तो हमारे पास ये क्षमता होनी चाहिए कि हम इंडियन काउंटिंग सिस्टम वाले अपने डेटा को इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में बदल करके देख सकें।
या इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में हम याद किए हैं तो इंडियन काउंटिंग सिस्टम में उसको हम बदल करके अगर पूछ दिया तो एक्सप्रेस कर सकें। तो 64 का आंसर हो गया ए, 1.03 लाख करोड़ रुपया जीएसटी। नवंबर 2019 में जीएसटी संग्रह का परिमाण क्या बताया गया था। अब है 65वां नंबर क्वेश्चन, लद्दाख में वाहनों के पंजीयन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने किस पंजीयन टैग की शुरुआत की है। LA, जैसे कहीं भी किसी भी राज्य में गाड़ी देख करके आदमी ये बताता है किस राज्य की गाड़ी है। जैसे बिहार का है तो BH से शुरू है, B से शुरू है, BH से शुरू है। झारखंड है तो JH से शुरू है, ठीक है। आपका गुजरात है तो G से शुरू रहेगा। तो ये देख करके D से शुरू है तो दिल्ली की गाड़ी है, ये बताया जाता है कि किस राज्य का है या किस यूनियन टेरिटोरी का ये वाहन है। तो उसी तरह से अब लद्दाख हमारा नया यूनियन टेरिटोरी हो गया, तो वहाँ के लिए नया टैग क्या होता है, लद्दाख LA से लिखाएगा LA, तो उसका पहला 2 लेटर LA हुआ। तो उसके लिए उसकी गाड़ी LA, अब आप किसी भी गाड़ी का पहला LA से शुरू देखिएगा तो आप समझिए ये लद्दाख की गाड़ी है, इसका रजिस्ट्रेशन लद्दाख में हुआ है, लद्दाख से आया है या लद्दाख में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो वही पूछा है लद्दाख, चूँकि ये करंट में आया होगा तो ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन बन जाता है। लद्दाख में वाहनों के पंजीयन के लिए सरकार ने किस पंजीयन टैग की शुरुआत की है, तो LA, और ये ऑप्शन C पर है और ये आंसर इसका C हुआ। 65 का आंसर C, 65 का आंसर C। और ये 65 हम लोग के इस सेट 3 के GS का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 65। थैंक यू, और फिर अगले सेट के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू अगेन।